चलो शुरू करें। मैं आशीष राजपुरोहित, वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ में लैब असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। हमने 2 दिन पहले एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक जिसका नाम है सेल बायोलॉजी शुरू किया था। इसके 2 भाग हो गए। आज हम इसका भाग नंबर या पार्ट नंबर 3 या 3 हम पढ़ेंगे। वैसे पिछले 2 भागों की बात करूं तो उसमें हमने पहले भाग में कोशिका के बारे में जाना कि कोशिका होती क्या है, फिर हमने एक कोशिकीय जीव या बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं इनके बारे में जाना। जो भाग नंबर 2 था वो बेसिकली एक अच्छा पार्ट था जो इस चैप्टर की एक नींव की भांति कार्य करता है। उसमें हमने पढ़ा प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है और कुछ सामान्य शब्दावली पढ़ी कि किस वैज्ञानिक ने किस चीज को खोजा और कोशिका की जो खोज है वो किस प्रकार हुई और किसने की। मोटा मोटा सा यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम आगे बढ़ रहे हैं, इसका भाग नंबर 3 पढ़ रहे हैं। मैंने यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर, 2 डायग्राम, 2 चित्र मैंने बना रखे हैं, वो आप पहले बना लो। बनाना मतलब वीडियो को पॉज करो, फिर बाद में ये बना लो, फिर मैं आगे समझाऊंगा। चलो देख लिया पूरा डायग्राम। अब देखो 2 संरचनाएं मैंने बनाई है, 2 संरचनाएं दिख रही है आपको। 2 संरचनाएं मैंने बनाई है जिसमें पहली वाली संरचना और दूसरी वाली संरचना में अधिकांश चीजें एक जैसी है। पहली संरचना और दूसरी संरचना यानी पहला चित्र और दूसरा चित्र, इनमें अधिकांश चीजें एक समान है, लेकिन 2-4 चीजें भिन्न भिन्न है। इस कारण इनमें थोड़ा सा अंतर है। एक मैंने ये संरचना बनाई है जो अपने आप में एक कोशिका है, और एक मैंने ये संरचना बनाई है ये भी अपने आप में एक कोशिका है। चलो ये वाली संरचना जिसको मैं नाम दे रहा हूं ए, क्या नाम दे रहा हूं ए, और दूसरी संरचना जिसको मैं नाम दे रहा हूं बी। अब इन दोनों में समानता क्या है? पहली चीज, केंद्रक इस कोशिका में यानी ए कोशिका में है और बी में भी है। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सूत्रकणिका, हिंदी में क्या बोलते हैं? सूत्रकणिका, जो ए वाले भाग में भी है और बी वाले भाग में भी है। तीसरा पार्ट है कोशिका झिल्ली या इसे बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन, जो ए वाले भाग में भी है और बी वाले भाग में भी है। 4th नंबर है राइबोसोम, जो ए वाले में भी है और बी वाले में भी है। फिर है लयनकाय जिसे हम बोलते हैं लाइसोसोम, लयनकाय को इंग्लिश में लाइसोसोम बोला जाता है, जो ए वाले भाग में भी है और बी वाले भाग में भी है। फिर आगे है अंतर्द्रवी जालिका, जो ए वाले में भी है और बी वाले में भी है। फिर आगे है गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी या गोल्जी उपकरण, जो ए वाले भाग में भी है और बी वाले भाग में भी है। लेकिन 2-3 संरचनाएं हैं जो ए वाले में है लेकिन बी वाले में है नहीं। वो कौन सी है? ए वाले भाग में कोशिका भित्ति है लेकिन इस चित्र में किसी भी प्रकार की कोशिका भित्ति नहीं है। ए वाले भाग में हरित लवक है लेकिन बी वाले भाग में नहीं है। ए वाले भाग में कोशिका के अंदर अधिकांश जगह जिसने घेरी है उसका नाम है रसधानी, जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। अब हम बी में आते, बी में ऐसा क्या है जो ए में नहीं है? बी में एक आपको मटके के समान, मटका नहीं तो डमरू के समान एक संरचना दिखाई दे रही है जिसका नाम है तारककाय या सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल। ये संरचना बी वाले में है लेकिन ए वाले में है नहीं। कुल मिला के आपको ध्यान रखना है बीच वाली जो मैंने कंटिन्यू संरचनाएं लिखी, एक और रह गई केंद्रिका जो ए वाले में भी है और बी वाले में भी है। ये बीच वाली जो मैंने संरचनाएं जो नाम लिखा है ये दोनों कोशिकाओं के अंदर है, लेकिन इसमें 2-3 चीजें जो इसके अंदर है, इसमें एक चीज जो इसके अंदर है लेकिन इन दोनों में नहीं। मतलब ये 3 चीज इसके अंदर है लेकिन इसके अंदर नहीं, ये तारक का इसके अंदर है लेकिन इसके अंदर नहीं। अब हमने जो 2 डायग्राम देखे, जो इनके जो नामकरण है वो देखे। अब आप मुझे बता सकते हो कि कौन सी कोशिका पादप कोशिका है और कौन सी कोशिका जंतु कोशिका है? कोई बता सकता है मुझे? यशविंदर सेन क्लास 9, ज्योति क्लास 8, सीमा क्लास 11th एग्रीकल्चर, बता सकते हो कौन सी कोशिका कौन सी है? कविता क्लास 11th एग्रीकल्चर, दरिया क्लास 9th, वेरी गुड। कौन सी? सर ए वाली कोशिका पादप कोशिका है और बी वाली कौन सी है? जंतु कोशिका। ए वाली है पादप कोशिका और बी वाली है जंतु कोशिका। आया ना?
अधिकांश बच्चों ने सही आंसर दिया है। अब आपने कैसे आंसर दिया, तो आपके माइंड में सबसे पहले एक ही चीज आई होगी, सर कोशिका वृत्ति पादप में होती है लेकिन जंतु में नहीं होती। आपने एक ये डिफरेंस जाना होगा। या दूसरा आपने कोशिश की होगी हरित लवक की, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, जहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसके अंदर ही होता है। सर हरित लवक पादपों में होता है लेकिन जंतुओं में नहीं होगा। और रसधानी का और तारकाय का आपको इतना पता नहीं है, लेकिन आपने मोस्ट कोशिका वृत्ति के आधार पर आंसर में या इन दोनों में डिवाइडेशन किया या इन दोनों में विभेदन किया। तो ये डायग्राम आपको पर्टिकुलर बना लेते हैं, एग्जाम के पॉइंट से भी ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं आगे इन सब भागों को समझाऊंगा। भाई केंद्र क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, कोशिका झिल्ली क्या होती है, राइबोसोम क्या होता है, क्या है क्या नहीं, इनको मैं विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। फिर भी थोड़ा सा इनको वापस देखते, देखो ये गोलाकार संरचना, ये केंद्र की ये गारंटी नहीं है कि कोशिका के बीचों बीच होता है, थोड़ा साइड में भी हो सकता है। हालांकि जंतु कोशिका में लगभग बीचों बीच होता है, लेकिन पादप कोशिका में थोड़ा दाया बाया हो सकता है। ये केंद्र के अंदर छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं केंद्रिका। क्या बोलते हैं? केंद्रिका। वैसे केंद्र के बारे में मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि कोशिका की समस्त क्रियाओं का संचालन यही से होता है। ऑर्डर जो कोशिका के अंदर देंगे तो यही देता है कि किसको आना है, किसको जाना है, कौन विभाजित होगा या नहीं होगा, वो कौन देता है? केंद्र के अंदर छोटी छोटी संरचनाएं होती है जिसे हम केंद्रिका बोलते हैं। फिर मैंने बनाया माइटोकॉन्ड्रिया, जो पादप कोशिका में भी है और जंतु कोशिका में भी है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपने सुना होगा कि इसे हम कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस ऑफ सेल्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैं विस्तार पूर्वक आगे समझाऊंगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर है कोशिका झिल्ली पादप कोशिका में भी होती है और जंतु कोशिका में भी होती है। सीधी बात है, जंतु कोशिका का जो बाह्य आवरण होता है वो क्या है? कोशिका झिल्ली। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर एक और दृढ़ आवरण पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। फिर राइबोसोम पादप कोशिका में भी होता है और जंतु कोशिका में भी होता है। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करता है, और इसी को ही हम बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। हमारे शरीर में प्रोटीन की फैक्ट्री कौन सी है, तब हम बोलेंगे राइबोसोम। फिर आगे संरचना है लयनकाय या लाइसोसोम। इन दोनों में लाइसोसोम को बोलते हैं कोशिका की आत्मघाती थैली। कोशिका की आत्मघाती थैली। अंत में जो कोशिकाएं मरती है उनका भक्षण यही भी होता है। कौन होता है? लयनकाय में। फिर अंतःपृथ्वी जालिका, जो जंतु पादप कोशिका में भी होती है, जंतु कोशिका में। अंतःपृथ्वी जालिका दो प्रकार की होती है, एक होती है चिकनी, एक होती है खुरदरी। एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनका काम होता है प्रोटीन से संबंधित, जो मैं विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। फिर है गोल्जिकाए पादपों में भी होती है और जंतु में भी होती है। अब मैं इनको आपको विस्तार पूर्वक लिखाऊंगा। ये दो संरचनाएं हैं, पहले आप इनको लिख लो या डायग्राम बना लो। चलो, आपने जो दो डायग्राम बनाए हैं इनके नीचे कोई एक दो पॉइंट लिख लो आप, जो इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट्स काम आएंगे कि यदि आपको पूछा जाए कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है, तो उसके संदर्भ में आपको ये पॉइंट्स लिखने। चलो, डायग्राम के जस्ट नीचे आप नई लाइन से शुरू करो, एक तीर का एरो लगाओ, वहां से लिखो आप। चलो, मैं बोल रहा हूं, आपको लिखना है। चलो लिखो आप। पादप कोशिका में हरित लवक, पादप कोशिका में हरित लवक रसधानी, हरित लवक कोमा रसधानी, मैं यहां पे लिख रहा हूं हरित लवक कोमा रसधानी तथा हरित लवक कोमा रसधानी तथा कोशिका भित्ति आदि पाए जाते हैं तथा यह संरचनाएं ये संरचनाएं कौन सी? हरित लवक, रसधानी और कोशिका भित्ति। तथा यह संरचनाएं जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती हैं। तथा ये संरचनाएं जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती हैं। यहां तक लिख लिया। अब नई लाइन से नीचे की ओर शुरू करो आप। लिखो, जंतु कोशिका में तारकाय पाए जाते हैं।
जंतु कोशिका में तारककाय पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में तारककाय पाए जाते हैं तथा ये पादप कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। तथा ये पादप कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। यहां तक आपने लिख लिया। अब हम पर्टिकुलर टॉपिक को थोड़ा आगे लेके बढ़ते हैं। चलो मैं ये संरचनाएं मिटा रहा हूं। चलो आगे शुरू करें। आगे आप एक बड़ा सा हेडिंग डाल दो, कोशिका के भाग। कोशिका के भाग, कोशिका के भाग। यानी अभी हमने दो संरचनाएं बनाई थी, दो स्ट्रक्चर बनाए थे। उसमें जो मैंने बीच पॉइंट्स में जो संरचनाएं लिखवाई थी, सूत्रकणिका, केंद्रक, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, ये क्या होती इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग डालो कोशिका के भाग। हेडिंग डाल दिया। अब आप लिखो, मैं लिखवा रहा हूं जो आपको लिखने हैं। लिखो, यहां से एक तीर का साइन लगा के आप शुरू करो। लिखो, कोशिका के मूल घटक। कोशिका के मूल घटक कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक होते हैं। कोशिका के भाग के नीचे तीर का एरो लगा के आपको लिखना, कोशिका के मूल घटक कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक होते हैं। एवं केंद्रक होते हैं। एवं केंद्रक होते हैं। ये समझने लायक चीजें। यदि आपको पूछा जाए कोशिका के मूल घटक कौन से हैं, तब आप बोलोगे सर कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक। मैंने पहले दिन डायग्राम बनाया था, तभी मैंने यही बनाया था। मैंने कहा एक ऐसी संरचना होती है जिसे हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली, हाँ या ना, कोशिका झिल्ली। फिर मैंने बताया था बीचों बीच एक संरचना होती है जिसे हम बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक। फिर केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के मध्य एक द्रव्य होता है जिसे बोलते हैं कोशिका द्रव्य। यही बताया था। इन तीनों को कोशिका के मूल घटक कहते हैं। यानी इस भूधरातल पर जितनी भी जीवित कोशिकाएं हैं उनमें ये तीन चीजें हमेशा पाई जाती है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? मूल घटक। समझ में आया? अब आप एक नंबर हेडिंग डालो, लाइन से शुरू करो, एक नंबर हेडिंग डालो, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। कोशिका के हम भाग पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला भाग है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को और हम बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा झिल्ली। तो आप लिख लो कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली लिखो। यहां किन्हीं किताबों में इसकी जगह लिखा हुआ होता है प्लाज्मा झिल्ली। क्या? प्लाज्मा झिल्ली। और इंग्लिश में इसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब इनके बारे में लिखते हैं अपन। चलो आप लिखो कोशिका झिल्ली में आगे तीर का साइन करके लिखो इसमें आप, यह लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। यह लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। किसकी? लिपिड तथा प्रोटीन। यह लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। फिर आगे लिखो, यह सरंध्र संरचना है। यह सरंध्र संरचना है। यह सरंध्र संरचना। सरंध्र का मतलब इस कोशिका झिल्ली में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। यह सरंध्र संरचना है तथा विभिन्न पदार्थों के कोशिका में विभिन्न पदार्थों के कोशिका में आवागमन का नियमन करती है। आवागमन का नियमन करती है। आवागमन का नियमन करती है। लिख लिया? आगे खड़ी बाई लगा के लिखो आगे, कोशिका झिल्ली अपने आप में लचीली होती है। कोशिका झिल्ली अपने आप में लचीली होती है। कोशिका झिल्ली अपने आप में लचीली होती है तथा कोशिका झिल्ली का लचीलापन
कोशिका झिल्ली का लचीलापन तथा कोशिका झिल्ली का लचीलापन, कोशिका झिल्ली का लचीलापन लिख लिया। अब आगे लिखो आप। एक कोशिकीय जीवों में, इसके साथ लिखना, तथा कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में, एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से, कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ, अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है, ग्रहण करने में सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया को, ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस, ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। तथा अमीबा, तथा अमीबा पैरामीशियम एवं, तथा अमीबा पैरामीशियम एवं दूसरे एक कोशिकीय जीव, दूसरे एक कोशिकीय जीव अपना भोजन, अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा ग्रहण करते हैं, अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा ग्रहण करते हैं, इसी प्रक्रिया द्वारा ग्रहण करते हैं। अब मैंने आपको कोशिका झिल्ली के अंदर या कोशिका प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जो कुछ भी दिखाया वो अपन अब समझेंगे। चलो समझे अपन। सिंपली बात है, पहली चीज आपको पूछा जाए कोशिका झिल्ली, तब आप बोलोगे कोई एक ऐसी संरचना होती है, हाँ या ना। फिर मैंने बताया ये कोशिका झिल्ली प्रोटीन तथा लिपिड की, लिपिड का मतलब वसा, फैट होती, उन दोनों से मिलकर ये बनी हुई होती है। वैसे 9th वालों के अभी अर्धवार्षिक में एक क्वेश्चन आया था कि कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी हुई होती है। शायद या तो ऑप्शनल था या खाली स्थान वाला था, उसका आंसर शायद था सेल्यूलोज। तो आपको भविष्य में ये भी पूछ सकता है कि कोशिका झिल्ली किससे मिलकर बनी हुई होती है, तब आप क्या बोलोगे, प्रोटीन तथा लिपिड की। अब मैंने देखो प्रोटीन तथा लिपिड की बनी हुई थी तथा इसमें ये सरंध्र होती है, यानी इसके अंदर छोटे छोटे रंध्र होते हैं, दिख रहे रंध्र। इसका हम पर्टिकुलर डायग्राम बनाते तब नहीं दर्शाते, लेकिन अब हम एक को पढ़ रहे हैं तब इसके अंदर रंध्र दर्शाएंगे। इसके अंदर ऐसे ऐसे छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, देख रहे आप। फिर मैंने लिखा है बाह्य पर्यावरण से, वातावरण से इन पदार्थों का आवागमन यही करती है, मतलब इन छेदों से। मैं कह रहा हूं ये कोशिका बाहर से कोई एक ए पदार्थ है तो ये इनसे या इन छेदों की सहायता से अंदर जा सकता है, या कोई अंदर बी पदार्थ है जो इन छेदों की सहायता से बाहर आ सकता है, यही बताया मैंने। फिर मैंने लिखवाया कोशिका झिल्ली अपने आप में लचीली होती है, कोशिका झिल्ली अपने आप में कैसी होती है, लचीली, और इस लचीलेपन का फायदा उठाते हैं एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं, ऐसे जीवधारी जिनका शरीर सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बड़ा होता है, उसे हम बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। मैंने पहले भी बताया था एक कोशिकीय जीव में सब कुछ एक कोशिका के अंदर होना, खाना पीना सब कुछ, बच्चे दूसरे जो भी हो सिर्फ एक कोशिका के अंदर होता है। मैंने ये भी बताया था उनका कुछ फिक्स नहीं होता, थोड़ा दूसरा। फिर मैंने वहां भी बताया था, अब रिपीट कर रहा हूं वापस। वहां देखो मैंने क्या बताया था, एक कोशिकीय जीव हम लेते हैं कोई अमीबा, एक कोशिकीय मतलब एक जीव भाई, एक कोशिकीय का मतलब है अपने आप में एक जीव, उसमें कोशिका कितनी, एक। तो ये बाहर वाला आवरण देख लो, ये अपने आप में क्या है, कोशिका झिल्ली। मैं कह रहा हूं बाहर मेरे जो चमड़ा है इसी प्रकार एक कोशिकीय जीव में जो बाहर का जो आवरण होता है वो क्या है, कोशिका झिल्ली, क्या कोशिका झिल्ली। अब मैं कह रहा हूं कोई ये कोई ए पदार्थ है जो उसको खाना है, इसका भोजन है, तब क्या करेगा, पहले ही आएगा इसके पास, ये इसके पास यहां आया, इसका मतलब ये खाना इसके पास हो गया, ये चला, मैंने डायग्राम इस खाने को इसके पास लेके आया, बड़ा कौन बड़ा है। अब जैसे ये इसके पास आता है, अब कोशिका झिल्ली की खासियत है लचीलेपन की, तब ये क्या करती है, अपने आकार में परिवर्तन करती है, परिवर्तन करके इस वाले भाग को अपने अंदर लेने की कोशिश करती है, ऐसे
फिर इसको फंसाती है, फंसाने के बाद अंदर से जो छेद होते हैं, देख रहे हैं आप छोटे छोटे, इन छेदों की सहायता से भोजन आ जाता है अंदर। तो इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस। और एंडोसाइटोसिस क्या होता है, तब आप बोलोगे एक कोशिकीय जीव या निम्न वर्गीय जीव अपना भोजन बाह्य वातावरण से अपने अंदर जिस प्रक्रिया द्वारा ग्रहण करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, या उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। कोशिका झिल्ली के संदर्भ में इतना खूब था। अब हम आगे पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट में, कोशिका भित्ति। क्या पढ़ेंगे, कोशिका भित्ति। कोशिका के पहले भाग में हमने कोशिका झिल्ली के बारे में जाना। अब हम इसका सेकंड भाग लेते हैं, जिसकी आप हेडिंग डाल दो, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, यहां इसे हम बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं, सेल वॉल। वॉल का मतलब क्या होता है, दीवार। इसका मतलब कोशिका की एक प्रकार से दीवार है ये। चलो इसमें आप लिखो, मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, आप लिखो इसमें। कोशिका भित्ति में लिखो आप, पौधे में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त, पौधे में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत पाई जाती है। पौधे में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत पाई जाती है। एक बाहरी मोटी परत पाई जाती है, मोटी परत पाई जाती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। चलो नई लाइन से शुरू करो, लिखो पादप कोशिका भित्ति। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। ये क्वेश्चन आपके अर्धवार्षिक में इस बार आया था। एक शायद कोशिका सिद्धांत वाला भी आया था कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, स्लीडेन व स्वान ने। दो शायद ऐसे क्वेश्चन आए थे। अब आप आगे लिखो, देखो चलो मैं समझा देता हूं पहले आपको ये पॉइंट्स। सिंपली आपको पूछा जाए कोशिका भित्ति क्या होती है, तो जो मैंने अभी परिभाषा लिखा है वही लिखनी है आपको। ये पहली संरचना क्या है, कोशिका झिल्ली। इसके बाद एक और आवरण होता है जिसे बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति पादपों में बनी हुई होती है सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। वैसे कोशिका भित्ति का काम ये होता है कि आपको पता है पौधे चल तो सकते नहीं, जब बाहरी वातावरण में जो बाह्य आघात जैसे पर्यावरण का चेंज होना, तूफान आंधी का आना, उस समय पौधे को बचाए रखने का काम कौन करती है, ये कोशिका भित्ति। मतलब बाह्य आघातों से कोशिका की या किसी पादप की रक्षा करने का काम कौन करती है, कोशिका भित्ति। आपको कोशिका भित्ति ध्यान रखना है, ये किसकी बनी हुई होती है वो ध्यान रखना। पादप के अलावा कुछ और जीव पाए जाते हैं, उनमें भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। उनके मैं नाम लिखवा देता हूं, आपको ध्यान रखना। चलो आप लिखो, नई लाइन से शुरू करो। पौधे के अतिरिक्त कवक व बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति पाई जाती है। पौधे के अतिरिक्त कवक व बैक्टीरिया में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। बैक्टीरिया को हिंदी में बोलते हैं जीवाणु। क्या बोलते हैं, जीवाणु। कवक को इंग्लिश में बोलते हैं फंजाई। कवक और बैक्टीरिया ऐसे जीव है, इनके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है। बैक्टीरिया अपने आप में क्या है, एक कोशिकीय जीव। कवक क्या है, बहुकोशिकीय जीव। कवक का मतलब आपने हमारे दाद दूसरी कुछ निकल आती है, वो कवक के कारण होती है। रोटियां हम 2-4 दिन लगातार रखते हैं तो थोड़ी बहुत नमी की मात्रा में आप फफूंद देखते हो जाने लगे हुए, वो अपने आप में क्या होती है, कवक के होती है। और बैक्टीरिया से वैसे भी आप परिचित हो। इतना सा आपको ध्यान रखना है कोशिका भित्ति के बारे में।
ठीक है, चलो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक शब्द आ रहा है, उसको अपन लिखते हैं पहले। कोशिका भित्ति में एक शब्द है, वो आप लिखो। मैं लिखवा रहा हूं, आप एक शब्द लिखो, जीव द्रव्य कुंचन। जीव द्रव्य, कोशिका भित्ति में जो पॉइंट लिखे उसके नीचे नया पॉइंट शुरू करो। इसके अंदर तीसरा नहीं है, इसके अंदर आप लिखो जीव द्रव्य कुंचन। ये परिभाषा है, आपको ध्यान रखनी है। एक नंबर का क्वेश्चन यहां से आ सकता है, क्लास 9 वालों के लिए भी, क्लास 11 वालों के लिए। चलो, जीव द्रव्य कुंचन देखो, इसमें आप इसकी परिभाषा लिखो आप, फिर मैं समझाऊंगा। जब किसी पादप कोशिका में, जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा, जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा, परासरण द्वारा पानी की हानि होती है, पानी की हानि होती है, तो कोशिका झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली सहित, कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। आंतरिक पदार्थ, आंतरिक पदार्थ, आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं। संकुचित का मतलब भेड़ों हो, संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। इस घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं परिभाषा। जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है, तो कोशिका झिल्ली सहित, कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं, आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। अब इसे हम समझते हैं, जीव द्रव्य कुंचन क्या होता है। समझा, मैं एक पादप कोशिका बना रहा हूं, इसका मतलब अंदर वाला ये भाग क्या, कोशिका झिल्ली, और इसके ऊपर क्या होगा, कोशिका भित्ति। अंदर क्या, इसके अंदर क्या होगा, द्रव के समान जो भाग होता है उसे बोलते हैं कोशिका द्रव्य। ये है इसका केंद्रक, ये माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरी लेयर का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाली। अब अपन समझते, कभी कभी क्या होता है कि पादप कोशिका के अंदर जो पानी, पानी मतलब जीव द्रव्य कुंचन, सॉरी पानी मतलब कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य मतलब ऐसा द्रव जो पानी के समान हो और उसके अंदर कुछ कोशिकाएं पाए जाते हैं। अब कभी कभार क्या होता है, इस कोशिका में जो ये द्रव्य है वो पानी बाहर निकल आता है। क्या होता है, बाहर निकल आता है। जैसे ही बाहर निकल आता है तो कोशिका भित्ति के अलावा सभी पदार्थ, जो अंदर वाली सभी संरचनाएं, वो संकुचित हो जाती है, मतलब भेड़ी भेड़ी। अंदर वाली कौन सी संरचनाएं, कोशिका झिल्ली है, केंद्र के दूसरे वाले जो अंग है वो। फिर बाद में स्थिति ऐसी बनती है, जब ये पानी बाहर निकलता है तो कोशिका भित्ति थी वैसी वैसी रहती, लेकिन बाकी वाले सिकुड़ के छोटे हो जाते। इसका मतलब कोशिका जो झिल्ली थी वो भी छोटी हो जाती है, जो अंग थे वो छोटे हो जाते, और इसी घटना को हम बोलते हैं जीव द्रव्य कुंचन। क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य कुंचन। और मैंने एक और शब्द लिखवाया, परासरण द्वारा। किसके द्वारा, परासरण। परासरण का मतलब होता है, इससे पहले एक और शब्द है विसरण। विसरण का मतलब होता है पदार्थों का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना। मतलब मेरे पास एक लोटा है, उसके अंदर पानी है, अब मैं लोटे को थोड़ा सा उल्टा करूंगा, पानी गिरने लगेगा या गिर के बहने लगेगा। क्यों बहेगा, क्योंकि पदार्थ अपने आप में अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर जा रहे हैं। पानी जो लोटे के अंदर वो ज्यादा मात्रा में, बाहर कुछ है नहीं, तो ज्यादा से कम मात्रा की ओर जाता है, इसे बोलते हैं हम विसरण। तो परासरण क्या होता है, जब पदार्थ बहते हैं या पदार्थ अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर चलते हैं, यदि उनके मध्य कोई झिल्ली हो, यदि उनके मध्य कोई आवरण हो, तो वो क्या कहलाता है, परासरण। सिंपली मैं देखो देसी एग्जांपल समझा दूं। हाँ, चाय बनाई, चाय बनाओ, पियो था घड़ा घड़ा, चाय मैं बनाई हूं, सीधी हुई चाय ना कटोरी में ना या बटकी में गिराता हूं, वो प्रक्रिया ने बोला आपने विसरण, ये बोला विसरण। अब मैंने चाय बना दी, हमें वो चाय ना छाननी द्वारा छाने अलग करा, ये प्रक्रिया बोल से परासरण। बीच में कोई झिल्ली आती, वो प्रक्रिया होती, परासरण न आए वो होती विसरण। तो परासरण हम बोलते हैं, परासरण क्या, बीच में तो झिल्लियां आई हुई है, आई झिल्ली, कोशिका झिल्ली है, कोशिका भित्ति ये झिल्लियां है, इनसे तो पानी बाहर आ रहा है, तब हम बोलते हैं परासरण। समझ में आ गया यहाँ तक। आज के लिए इतना खूब है। वैसे
वापस में रिपीट कर लेता हूं लास्ट में कि जो बच्चे क्लास ले रहे हो आप अपना नाम कमेंट बॉक्स के अंदर लिखा करो। जब हम 1, 2 या 3 तारीख को मिलेंगे, हैप्पी न्यू ईयर जो क्लास के अंदर बनाएंगे, मतलब जो बच्चे पढ़ के आएंगे, जिनके सवाल पूरे होंगे, उनका भी हैप्पी न्यू ईयर होगा। जो पढ़ के नहीं आएंगे, क्लास से पूरी नहीं लेंगे, मुझे पता आप 100+ बच्चे हो, 100 से ज्यादा हो, जिसमें 40-50 जने ऐसे जो पढ़ने वाले और पढ़ेंगे। बाकी वालों का भी हम हैप्पी न्यू ईयर बनाएंगे, उनके लिए हम अलग से पटाखे फोड़ेंगे। वैसे पटाखे मार्केट से लाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। पटाखे फोड़ने मतलब हैप्पी न्यू ईयर बनाएंगे, आया ना, समझ में आया। वैसे सबको पढ़ना है काम की चीज, आपके भविष्य में भी काम आएगी। यदि आप आगे साइंस से जुड़ते हो या कोई भी कंपटीशन एग्जाम आप देते हो, उससे रिलेटेड ये चीजें है, काम आएगी। तो आप पढ़ते रहो। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। वैसे कुछ और नए बच्चे जुड़े हैं, मैं उनके नाम भी बोल देता हूँ। या तो मुझे कम ही रहते हैं जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं, जिसमें से एक है जूंजाराम करते, एक स्वरूप नेहरा, कृष्णाराम, कल्याण कुमावत, मदन लाल, रामू तर्ड करके कोई है, प्रेम गोदारा। कुछ कल वाले बच्चे जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं, जिसमें मदन दैया है, उमेश है, मीना है, महेश कुमावत है, मगी चौधरी है, परमीला चौधरी है, नमता, उर्मिला, मूली चौधरी, भेराराम कुमावत, भूपेंद्र, अशोक राठौड़, लक्ष्मी, फैजान खान, कैलाश धनदेव, गोगाराम, श्रवण दैया, प्रकाश राठौड़, ललिता मूड़ी, ये कुछ स्टूडेंट्स हैं। कुछ मेरे से यदि नाम छूट गए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए या मेरे व्हाट्सएप के नाम से आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू मेरे से संपर्क आप कर सकते हो। वैसे अशोक राजपुरोहित है, कल्याण कुमावत है, और मुझे इतने याद है वो मैंने लिख लिए हैं। तो आप पढ़ो, बढ़िया मेहनत करो। हम कल लेके आएंगे भाग नंबर 4 और 2 हमने कोशिका के भाग पढ़ लिए, कोशिका झिल्ली और भित्ति। अब आगे हम 2-4 और भाग है वो पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। जी धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।